दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? ऑप्शन है आपके नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन या पायरिडॉक्सिन। तो सही उत्तर है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए विटामिन B2, B3 और B6 का रासायनिक नाम क्रमशः जो है राइबोफ्लेविन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा नियासिन, रिबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन जो हैं वो विटामिन है, जबकि थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसके प्रति 100 ग्राम में होता है क्या? तो सही उत्तर है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी मात्रा। दोस्तों केला या बनाना कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं। केले से 89 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विकल्प में जो निकटस्थ उत्तर यहाँ पर 116 किलो कैलोरी ऊर्जा की मात्रा है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? चर्बी या वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फली या फलियों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द इत्यादि। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या फिर गेहूं में। तो सही उत्तर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश राज्य अपना सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें? चने में, मटर में, सोयाबीन में या गेहूं में? तो सही उत्तर सोयाबीन में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। यही प्रश्न बार बार पूछा भी गया है, लेकिन आप जान लीजिए कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ जो भी विकल्प हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर मूंगफली। इसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें? नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में या सूरजमुखी में? तो सही उत्तर प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता मूंगफली में है। दोस्तों मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना और फलों से 8 गुना अधिक होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है और मूंगफली में प्रोटीन 25.3% और वसा 48.1% पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? आपको बताना है। गेहूं, जौ, चावल, मक्का या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चावल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चावल जो है इन विकल्पों में से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन आपके जो हैं कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, टायरोसिन हार्मोन, बिल्कुल सही है। ये उदासी से लड़ सकता है, बिल्कुल सही। और यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में जो टायरोसिन अमीनो अम्ल है, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी आपका गलत है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनालिन, नार एड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है और टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन है ग्लूटिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। तो सही उत्तर है ग्लूटिन। दोस्तों, गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त या कठोर गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटिन की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले मनुष्य की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? ऑप्शन है 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी या 6000 किलो कैलोरी। तो सही उत्तर 4000 किलो कैलोरी। दोस्तों, एक कठोर परिश्रम करने वाले मनुष्य को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25 या 50। तो सही उत्तर है, चाहे एक गिलास हो चाहे 1 लीटर हो, ये पानी से जो है ये 0 कैलोरी मिलती है, क्योंकि पानी कैलोरी फ्री आहार है। एक गिलास पानी से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का प्रमुख अंग क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज? तो सही उत्तर कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, लंबे समय की कसरत या शारीरिक श्रम के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं और ये शरीर को ऊर्जा और जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का और कार्बोहाइड्रेट का। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग होता है और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाता है वो क्या है? तो सही उत्तर फास्फोरस, ऑप्शन ए। दोस्तों, फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से जो है शारीरिक अम्ल और क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा या टोकोफेराल? तो सही उत्तर है एमिनो एसिड। दोस्तों, प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहा जाता है। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह यानी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौदा, लोकाट या अमरूद? तो सही उत्तर करौदा में।
दोस्तों करौंदा एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है और लौह तत्व जो है ये हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कैल्शियम, लौह और सोडियम तीनों की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति और अन्य मांसपेशियों के लिए दोस्तों आप जान लीजिए कि ये उत्तेजित करने और उनमें संकुचन की क्रिया करने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आपको बताना है। विटामिन, आयरन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आयरन। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा आयरन की होती है और आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लौह या आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता यानी एनीमिया हो जाती है और शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल या फिर पालक। तो सही उत्तर है पालक। दोस्तों आप जान लीजिए कि पालक जो है वो लौह का अच्छा घटक है। अगला प्रश्न है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? सेम में, अंडों में, हरी सब्जियों में या फिर दूध में। तो सही उत्तर है लौह का सबसे अधिक जो अंश है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन वेज में पाया जाता है सबसे अधिक आयरन। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। ये हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है और शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है किसका? लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का या तेल का। तो सही उत्तर एमाइलोज का। और आप जान लीजिए चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक तो एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल के लंबे दानों वाली किस्में जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। तो सही उत्तर लैक्टोज। दोस्तों लैक्टोज दुग्ध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा है। ये एक डाइसैकराइड शुगर है। ये गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से भी उत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि दूध में विद्यमान सैकेराइड है कौन सा? आपको बताना है दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या सेलोबाइलोस। तो सही उत्तर है लैक्टोज। आप जानते हैं कि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों आप जान लीजिए दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। ये एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ और पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु, आप जान लीजिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं और आप जान लीजिए कि ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आपको बताना है। बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बैक्टीरिया के द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों आप जान लीजिए दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है और इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा केसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण
क्या या किसकी उपस्थिति है? ज़ैंथेफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी 12 और कैरोटीन। तो सही उत्तर कैरोटीन। दोस्तों आप जान लीजिए दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें उपस्थिति होती है किसकी? कैसीन की, लैक्टोज की, कैसीन के साथ कैरोटीन की या लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड की। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसीन के साथ कैरोटीन, और इसी कारण गाय का दूध जो है हल्का पीला रंग का होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। अगला प्रश्न है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9% या 10%। तो सही उत्तर 7.2%। दोस्तों भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज आदि अवयव पाए जाते हैं, और दूध का जो पीला रंग है दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, उसके अलावा देखिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसमें से कोई भी उत्तर आप देखिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि अनेक स्तनियों के जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में ये होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को दिया जाता है। समांतर रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन, देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरेप्सिन। तो सही उत्तर रेनिन एंजाइम। दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कैसीन दुग्ध होता है क्या? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा? तो सही उत्तर है कैसीन दुग्ध प्रोटीन होती है। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन फास्फेट समूह के संयुक्त प्रोटीन होते हैं। दूध का धवल या सफ़ेद रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, और दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। और आप जान लीजिए दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध का धवल रंग या सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही उत्तर कैसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में पाई जाती है? तो दुग्ध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कैसे? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? तो सही उत्तर प्रोटीन से। दोस्तों शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, यानी अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य तथा जो है अनिवार्य हो दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? आपको बताना है। वसा, विटामिन, प्रोटीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर प्रोटीन की कमी से।
दोस्तों प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं और शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों ही तत्व जो हैं सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन के संयोजन में दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ एक या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। अणु और उपस्थित तत्व। तो विटामिन बी 12 इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन इसमें लोहा उपस्थित होता है। क्लोरोफिल इसमें मैग्नीशियम और पीतल में तांबा होता है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अणु और उपस्थित धातुओं का। तो विटामिन बी 12 तो आप जान लीजिए विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह, क्लोरोफिल मैग्नीशियम और चाल्कोपायराइट ये जो है तांबे का अयस्क है। तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। विटामिन बी 1 को थायमीन भी कहते हैं, तो 1 का 4 हो जाएगा। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 6 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, तो साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी 12 को दोस्तों पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, तो पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पर 3, 4, 1, 5 देखिए यहाँ पर विटामिन बी 1 को थायमीन कहते हैं, थायमीन। तो 4 देखिए 4, 3, 5, 1, 4, 3, 5, 1 यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विटामिन बी 1 जो है ये रेटिनॉल गलत है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन तो सही है। और विटामिन बी 6 नियासिन गलत है। और विटामिन सी कैल्सीफेरॉल ये भी गलत है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो केवल और केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, आपको बताना है। लोहा, जस्ता, गंधक और मैग्नीज। तो सही उत्तर गंधक हो जाएगा। दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकिल, जस्ता और मॉलिब्डेनम आदि शामिल हैं। जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहद पोषक तत्व हैं, इसलिए ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सही उत्तर विटामिन सी। दोस्तों पपीते में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पपीता विटामिन ए, विटामिन बी, बी 1 और बी 2 का भी एक स्रोत है, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। और पपीते में जो है आपके लिए एक प्रश्न है, पपीते का जो रंग होता है वो किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? आपको ये आसान सा प्रश्न है, लेकिन आपके रिवीजन के लिए और रिकॉलिंग के लिए, जो आपने पढ़ा है उसकी रिकॉलिंग के लिए महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा कि जो पपीते का रंग है
जो रंग होता है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।